अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। बड़े लर्नेड कुलीग हैं हमारे और एनालिस्ट हैं, सोसाइटी को बड़े ये करीब से देखते हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोसाइटी पे इनकी बड़ी नज़र होती है और बड़ी बारीकी से तज्ज़िया पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आज आपने हमें वक़्त दिया। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वापस अब साथ-साथ हमें व्यूअर्स जॉइन करते रहेंगे। टाइम से कुछ देर पहले आपने यूरोप वाला ट्रेंड मुकम्मल किया। वैसे तो हम 5-10 मिनट लेट ही हो जाते हैं। आप टाइम पे आए और नहीं नहीं हमने बिल्कुल वक्त पे शुरू किया। नहीं नहीं, वो मैं सोहेल साहब असल में समझता हूँ कि वक्त की पाबंदी जो है ना, वो किसी भी इंसान की शख्सियत में एक अहम तरीन फैक्टर है। और ये कई चीज़ों से और कई मुसीबतों से आपकी जान जो है वो बचा लेती है। और मैंने तो अपनी घड़ी हमेशा जो है वो 10 मिनट कहते हैं ना, एडजस्ट की हुई है यार। अभी मेरी घड़ी में शायद मेरा ख्याल है 9:55 हुए होंगे। हाँ, इसलिए मैं हर जगह वक्त से पहले ही तकरीबन पहुंच जाता हूँ। तो ये बहुत पुरानी ओके, आदत है मेरी, इसने नौ मुझे इसने पचपन मुझे सर या 10-5 आपने हाँ, आगे दस रखी पाँच होगी कह ना। रहे हैं यार। हाँ, ठीक है ना। 5-10 मिनट पीछे ही होती है। इससे ठीक मतलब कई चीज़ों पे बंदा वक्त पे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं, हमने अनारकी पे बात करनी है, लोगों की समाजी जो मुश्किलात हैं, ज़हनी इंतशार है, उस पे बात करते हैं। अच्छा, हम लोग शुरू करेंगे एक बच्चे की पैदाइश से और उसकी डेथ तक, और हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से सोशल प्रेशर्स हैं जो वो बर्दाश्त करता है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही एक एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। जिन्स पे इतना हम लोगों की सोच क्यों गालिब आ जाती है कि लड़का होना चाहिए? सोहेल साहब, ये असल में इसका ताल्लुक बरह रास्त हमारी हिस्ट्री से, हमारे जोग्राफिए से, हमारी सोशल अपब्रिंगिंग से, सोशल कल्चरल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा है। ये पता नहीं 1000 साल से या उससे पहले भी मर्दों को हमेशा तकवीत दी जाती है, उनको सबकत दी जाती है। मर्द होना और मर्दानगी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो हर जगह बहुत प्रोमिनेंट की जाती हैं। आप किसी भी जगह देख लें, उनके कौमी हीरो जो हैं सारे, जो घोड़ों पे बैठे हुए तलवारें लहरा रहे हैं, वो सारे मर्द हैं। वो आगे जिसने जंगें लड़ी हैं वो भी मर्द हैं, जिसने किले फतह किए हैं वो भी मर्द हैं। तो मर्दानगी, बहादुरी, ये सारी चीज़ें आपस में कल्चर रिलेटेड हैं। अब जब किसी बंदे को ये पता लगता है कि यार इसके घर बेटी पैदा होने वाली है, तो वो बजाय खुशी के उनके चेहरे के ऊपर ना उदासी सी, और कोई जैसे कोई मिसहैप होने वाला है, कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और जितना मैंने मज़हब को पढ़ा है और तमाम मज़ाहिब को पढ़ा है, उसके बाद तो मैं इसी चीज़ पे एग्री करता हूँ कि ये इंसानों की अपने दिमाग की एक, समझ लें कि कम अकली है। ख़वातीन या औरत या बेटी, ये तो मैं तो समझता हूँ माशरे का नूर है, माशरे का कलर है। ये हमारे ज़िंदगी में इनकी वजह से रौनक है। ये अगर इनकी, और मज़े की बात, ये सारे मर्द लोग जो हैं ये माँ से पैदा होते हैं। हमारे तो ये वजूद का हिस्सा है, हमारे एहसासात का हिस्सा है, हमारी रूह का हिस्सा है। हम इनसे अलग नहीं रह सकते। हमारे घर में हमारी बेटी है जिसको देख के मेरी तो आंखों में मतलब नूर आ जाता है। तो हर शख्स वो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। बेटे बेटे का नाम ठीक जो है वो कल्चरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये आप समझ लें, कल्चरली हमारे ऊपर पता नहीं बेटा होते साथ ही 4 बेटे होते हैं। अब किसी के वो बड़ा अकड़ के चलने लग जाता है कि जी मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटियां हो वो मुंह छुपाए फिरता है। ठीक है ना। वो किसी महफिल में ये नहीं कह सकता यार अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी हैं, मतलब ये उसके लिए ये अजीबो गरीब बात है। हाँ, ये मैं तो मतलब शर्मिंदगी मुझे शर्मिंदगी महसूस करता शर्मिंदगी, है। ये खाम खा की बात है। इसका मतलब हकीकत में ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मैं जब अच्छा मेरी देखें मुझे सर, पता अब मेरी जब बेटी पैदा हुई, मैं तो बहुत खुश हुआ यार। हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मुझे आज तक बड़ी खुशी होती है। अच्छा बाबर साहब, बच्चा पैदा होता है ना तो हमारे रिवाज बड़े सख्त हैं। पहले कहते हैं जी लड़के के लिए 2 बकरे, लड़की के लिए 1 बकरा, फिर अकीका करो, फिर बाल कटवाओ। यानी वो जो खर्चा बच्चे के ऊपर हो सकता था या वो कुछ सेविंग्स हो सकती थी, तो वो चीजें तो वहां जा लगी। सो इन साहब ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। यहाँ ये इधर और बहुत कुछ होता होगा कि यार बकरों की बात कर रहे हैं लोग, वाई फायरिंग करते हैं, हज़ारों रुपए के कारतूस फायर कर देते हैं, बेटा पैदा हुआ है तो काम खाई। ठीक है ना। तो इसको ये अब देखें, दुनिया में सोहेल साहब एक चीज़ याद रखें, दुनिया में लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं,
लोग समंदर जो है वो, इंग्लिश चैनल है ना जो फ्रांस और यूके के दरमियान है, वो लोगों ने तैर के पार किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कोई बंदा जहालत का इलाज आज तक नहीं पैदा कर सका। मतलब मेडिकल साइंस में जहालत का कोई इलाज नहीं है। ये एक जहनी कैफियत है जहालत जो है ना, इग्नोरेंस जो है, इसका कोई आज तक कोई डिजीज का या मेंटल इलनेस का कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन कोई नहीं है। आपको कोई बंदा, सिर्फ वो पीर फकीर होते हैं, वो चूरन फकी कोई बेचते रहते हैं दुआ दरूद के, यार शायद तुम मतलब कोई मसला हल हो जाए, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह जाहिल होते हैं, तो वो कोई मसला उधर का उधर ही रहता है। तो ये, जब जाहिल लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किस बेटी को इज्जत देनी है, किस बेटे को उन्होंने इज्जत देनी है, क्या औलादों को किस तरह पालना है। ये तो जाहिलों का काम ये है कि मजीद जाहिलों को पालक पैदा करें। अच्छा, ये रिवाज तो जो बजाय तालीम याफ्ता लोग हैं उनके यहाँ भी हम देखते हैं, तो ये तालीम हाँ नहीं, का जहालत से ये क्या ताल्लुक है? कल्चरली है, ये कल्चरली है, और ये आस्ता आस्ता अब चेंज होना शुरू हो गया है, और ये आस्ता आस्ता चेंज होना है। ठीक है, हमारे मुल्क की जो खवातीन है, ख़ास तौर पे पिछले 25-30 साल में, मतलब कमिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रोग्रेसिव भी होती जा रही हैं। लोग काफ़ी हद तक इस मामले में मतलब अब सीरियस होते जा रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा इशू बनता है। अगर आप एक बेटी को निगलेक्ट कर रहे हो, और कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, और इंटेंशनली कर रहे हो, और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि यार ये कमतर है, या इसने कल को अगले घर चले जाना है, या ये खाम खा का एक एडिशनल बोझ है जिसको मुझे पालना पड़ रहा है, और कल को 10-15 लाख रुपए लगाकर इसको मुझे रुखसत भी करना पड़ रहा है, तो वो बेटी ये सारा कुछ परसीव कर रही है। बेटी वो सारा कुछ देख रही है, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहे हैं। उसको पता लग रहा है कि यार मेरा बाप जो है वो, मतलब उसका मेरे साथ बात करने का स्टाइल और है, और मेरे बेटा सारा दिन मोटरसाइकिलों में फिरता रहता है आगे पीछे, ठीक है ना, वन व्हीलिंग करता रहता है, मार्केट में खड़ा रहता है, सिगरेट पीता रहता है। वो कभी पता लगता है जी बेटा साहब वो गए हुए हैं जी, चिड़े खाने गए हुए हैं जी, गुजरांवाला, ठीक है ना। कभी फिर पता लगता है जी वो बेटा क्या है, वो अटक गया हुआ है जी, वो कबाब खाने, ठीक है ना। अब बेटी को तो ये पता है कि ना वो कभी और अटक जा सकती है, ना वो कभी गुजरांवाला जा सकती है, ना वो लाहौर जो है वो शाही म्यूजियम देखने जा सकती है। ये सारी चीजें बेटी जहन में रखती है। अब इशू ये है, जो असल इशू है, कि वही बेटी जब माँ बनती है, और उसका जब बेटा पैदा होता है, तो वो फिर बेटे से मोहब्बत करने लग जाती है। बात मेरी समझ रही है ना? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये अजीबो गरीब रवैया है कि बेटी खुद सारी जिंदगी अपने बाप की निगलेक्शन या रिजेक्शन कह लें, या इंटॉलरेंस कह लें, या कोई गैर मुतवक्का रवैया, वो बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन जब वो खुद माँ बनती है, तो तब वो भी बेटे पे के पैदा होने पे फख्र करना शुरू कर देती है। हाँ, तब वो भी जब बेटा पैदा होता है तो वो 10 सहेलियों को बताती है कि यार मेरा बेटा पैदा हुआ है, और जब बेटी पैदा होती है तो वो भी मुंह बना के वो फुसफुस करने लग जाती है कि आए पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। मतलब वो उसके चेहरे पे रौनक नहीं आती। तो ये अजीब कॉम्प्लिकेशंस है सारी, और ये सारा कुछ जो है, ये मेरा ख्याल है लोगों की कम अकली है। लोगों का दीन के ऊपर यकीन कम होना है, लोगों की मतलब ईगो है, सेल्फ क्रिएटेड परसेप्शंस हैं उनकी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है ना, और अच्छा बाबर सेल्फ साहब, आपने क्रिएटेड। यूरोप में भी एक बड़ा अरसा जिंदगी गुजारी है, ये बताएं कि वहां पे भी बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, या हमने बड़ा सुना वो बेबी प्लान कर रहे होते हैं? जी, ये प्लान कैसे कर रहे होते हैं? हम तो कहते हैं अल्लाह ने दिया है। नहीं, प्लान की बात ये तो देखें, इस सेक्सुअली बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहली बात, प्लान आप लोग भी करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं करना चाहते तो बेबी ना पैदा करें, इट्स अप टू यू। आप फैमिली प्लानिंग की गोलियां खाने लग जाएं, आप और कोई काम शुरू कर दें ऐसे जिसकी वजह से औलाद ना पैदा हो, ठीक है ना। प्लानिंग से मुराद ये होती है, देखें उनके कल्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें हमारे से डिफरेंट हैं। पहली बात है, वो वर्किंग कल्चर है, उसमें माँ ने भी काम करना होता है और बाप ने भी काम करना होता है, दोनों घर से बाहर चले जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है, शाम को आ जाते हैं वापस। दूसरा, वो एक फ्लाई रियासतें हैं, उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, उन्होंने बच्चों की 18 साल की उम्र तक जो है वो कफालत करनी होती है। वो सारा कफालत का पॉइंट ऑफ व्यू जहन में रख के वो बच्चे पैदा करते हैं, उसके हिसाब से अपने ऑफिस टाइमिंग रख के, वो सारा कुछ उसके हिसाब से। फिर दूसरे, इट्स अ लिबरल वर्ल्ड, वहाँ पे मतलब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने गले लगाना वो कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। बच्चे एक दो हो जाएं बस काफ़ी हैं, और वो भी हर कपल के नहीं होते। लाइक अगर 1000 कपल्स हैं ना, तो उनमें से मेरा ख्याल है 300 कपल्स जो होंगे वो कोई सोचेंगे कि यार बेटा पैदा होना चाहिए, या बेटी होनी चाहिए, या औलाद होनी चाहिए।
बाकी 700 कपल्स में बहुत कम चांसेस हैं कि वो औलाद की तरफ जाएं। इसीलिए आप देखें पूरे ऑस्ट्रिया की आबादी जो है वो लाहौर शहर से कम है, ठीक है ना। लाहौर शहर की आबादी ऑस्ट्रिया से दुगनी है। आप ये ठीक अंदाजा कर लें, ऑस्ट्रिया की आबादी मेरा ख्याल है 80-90 लाख है। यूरोप 1.5 करोड़ से, लाहौर जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो हमारे नज़दीक जो है वो बच्चे पैदा करने का या औलाद पैदा रखने का और कंसेप्ट है, और यूरोप के अंदर डिफरेंट है। मतलब आप यूरोप में जाएंगे तो वो हमारे से 180 डिग्री एंगल के ऊपर दे विल बी डिफरेंट। कुछ चीज़ें कॉमन है, मसलन हमें दुख होता है हम रोते हैं, उनको दुख होता है वो भी सर, रोते हैं। लोग तो कह रहे हमें हैं डिसएग्री, लोग कहते हैं जी डिसएग्री। नहीं, देखें मैं डिसएग्री या एग्रीमेंट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। लोग जो होते हैं, हर बंदा अपनी राय देता है। अगर 500 बंदे के सामने मेरी राय जा रही है तो इट्स वेरी मच नॉर्मल एंड नेचुरल कि 500 में से 250 जो है वो डिसएग्री कर लें और 250 एग्री कर लें। इसी तरह इट्स क्वाइट नॉर्मल और क्वाइट नेचुरल के 500 के 500 मेरी बात से डिसएग्री कर लें। मतलब आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट अ प्रीचर, आई एम नॉट अ फिलोसफर, ठीक है। एंड आई एम नॉट हेयर टू टीच समथिंग और एंड टू गाइड समथिंग, यू कैन से व्हाट आई एम सेइंग हियर इज टेलिंग माय ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एंड how to tackle the situation of depression if you are facing this kind of situation in your life. बिल्कुल ठीक। Simple is this. अच्छा बाबर Simple साहब, is this. बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे मदरसे भी जाना है, माँ बाप का शौक है ये हिफ्ज़ कुरान भी करे, फिर बाप का शौक है कि ये इंजीनियर बन जाए, माँ का शौक है डॉक्टर बन जाए, दादी दादे नाने नानी की भी अपनी ख्वाहिशात हैं। तो बच्चे बिल्कुल। से इतनी ख्वाहिशात का वाबस्ता होना। नहीं नहीं, इसमें देखिए मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस लोकेशन पे रह रहे हैं, आप किस जगह रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना, वो इस्लामाबाद के अंदर रहता है, वो खुद पीछे जेलम से तरक्की करके इस्लामाबाद आया है, ठीक है। जेलम में कहीं वो रहता था, जेलम के अंदर वो पला बड़ा, उसने बीए पास किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया, फिर उसके बाद उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई। फिर वो हंसी खुशी अपनी फैमिली समेत जेलम से शिफ्ट होकर इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में आ गया। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं टिपिकल अर्बनाइजेशन की, ठीक है। अब वो I-10 सेक्टर में बैठा है, बेटे उसके भाई वगैरह बहन भाई वो सारे जेलम में रह रहे हैं, खुद वो I-10 में बैठा है। अब वो क्या करेगा कि कम अज कम वो इतना जरूर करेगा कि अपनी औलाद को वापस जेलम वाले कल्चर में ना लेके जाए, ठीक है। ये उसकी एक लिमिट होगी। वो ये जरूर कोशिश करेगा कि मेरे बच्चों को जेलम के अंदर डाल के उसी तरह की खजल खुआरी नहीं करनी पड़े जो मैंने की है। यहाँ से वो उसके हिसाब से वो चीज़ों को डील करेगा। वो फिर उस बच्चे को जो कोई अच्छा स्कूल होगा उसमें दाखिल करा देगा, ठीक है, जहाँ वो पंजाबी की जगह उर्दू बोलना सीख जाएगा। अब वो उर्दू बोलने वाला बच्चा जब गांव में रिश्तेदारों में जाएगा पंजाबी बोलने वाले बच्चों में, तो वहां से पहला उसका सोशल जो वो कह लेना डिफरेंसेस वहां से पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तैमूर साहब सुने जी, यहाँ से पहला सोशल डिफरेंस पैदा हुआ जी। हाँ, वहां से पहला सोशल डिफरेंस पैदा हो जाता है कि जब आप उर्दू बोलने वाले बच्चों को वापस से पंजाबी बोलने वाले बच्चों में ले जाते हैं, वो अपने आप को शहरी समझते हैं कि हम इस्लामाबाद में पैदा हो गए हैं जी, हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हम कोई वी आर स्पेशल। और वो जो जेलम वाले लोग हैं जो जेलम के गांव में रह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है दे आर सम इंफीरियर कह लें, या उनको फिर ये टर्म यूज करते हैं पेंडू, ठीक है ना, ये एक टर्म यूज की जाती है। देहाती भी कहते हैं कई लोग जो ज्यादा मखरूर हो जाते हैं इस्लामाबाद आके। ये सारी चीजें यहाँ से पहला बच्चे को सोशल उसकी क्लास डिफाइन हो जाती है कि यार मैं इस्लामाबाद से हूँ। ये उसके दिमाग में पहली चीज बिठा दी जाती है माँ बाप की तरफ से। वहां से आगे कहानी शुरू होती है उसकी जिंदगी की। ठीक हो गया जी, हाँ, ठीक हो गया। वहां से अच्छा कोयल साहब सर, असल, हाँ असल। ये नहीं, बताएं दूसरी सर यही कि ये जो एहसास है, यही जी जी यही चीज जी जी। बड़े बड़े शहरों में है। यही चीज बड़े बड़े शहरों में है। लाहौर के पुराने मोहल्ले से उठ के कोई बंदा जोर टाउन में या गुलबर्ग चला जाए, वहां जाते साथ ही उस फैमिली में और उस फैमिली के बच्चों में ये बात आ जाती है कि यार अब हम तो गुलबर्ग में रह रहे हैं, ठीक है। वहां से वो अपने आप को एक क्लास के अंदर ले आते हैं कि हम एक क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमारा एक लेवल हो गया है, ठीक है ना। अब वो जिंदगी जो गुजारेंगे उस क्लास और लेवल को दिमाग में रख के गुजारेंगे। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, हमने तो ये भी देखा है कि फ्रोबिल्स के स्कूल्स के का जो बच्चा है वो सिटी के स्कूल से अपना मुकाबला कर रहा होता है, वो उसको लगता है कि ये पेंडू है, दूसरे को लगता है ऐसे कि ही है, हम उससे ऐसे ही है। उससे प्रायोरिटी है।
तो ये हमारे ज़हन में ये प्रायोरिटीज़ क्यों आ जाती हैं कि हम उससे बेहतर हैं, वो हमसे बेहतर है या हम इंफीरियर हैं? ये देखें, ये सब साइकोलॉजिकल वो इशू होता है, ठीक है। लोगों को प्रोमिनेंट होने की ख्वाहिश जो है इट्स वेरी मच नेचुरल कह लें आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों में है ये कि हम दूसरों से प्रोमिनेंट हों। पुराने वक्तों में भी जो गांव में चौधरी होते थे, नंबरदार होते थे, वो घोड़ी रखते थे, जो उनके अलावा जो घोड़ी रखे उसकी वो मारना शुरू कर देते उसको, ठीक है ना। फिर पुराने ज़माने में जिसके तांगे के अंदर 2 घोड़े लगे होते थे वो गरीब समझा जाता था, जिसके तांगे में 4 घोड़े होते थे वो उससे अमीर होता था, जिसके 6 घोड़े होते थे वो उससे ज़्यादा अमीर होता था, और जिसके 10 घोड़े लगे होते थे वो सबसे साउंड पार्टी समझी जाती थी कि ये पार्टी, ये चौधरी साहब, मलक साहब बहुत अमीर आदमी है कि जी इनके तांगे में 10 घोड़े लगे हैं, ठीक है। अब वो हॉर्स पावर, जो इंजन की पावर इजाद हुई है, वो इन्हीं घोड़ों को ज़हन में रखते हुए इजाद हुई है। जो गाड़ी के इंजन की पावर होती है ना, उसकी जो नापने की इकाई होती है वो हॉर्स पावर होती है। और वो हॉर्स पावर जो है वो इन्हीं घोड़ों की तादाद के ऊपर रखी हुई है कि कितने हॉर्स पावर का इंजन होना चाहिए थी। तो ये हमेशा से चलता आ रहा है, इसको आप अपनी सोसाइटी से निकाल नहीं सकते। लोग, एक बंदा है वो जाके वो खादी के कपड़े पहनता है 6,000 रुपए के, दूसरा जो है वो बेचारा वो 3,000 के पहनता है, वो 3,000 वाला फिर वो 300 वाले से नफरत करने लग जाता है। ये सब वो चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में खाम खा है, और जिनकी वजह से खाम खा की टेंशन है। हमारे मुआशरे में सर जो ये डिप्रेशन है खामखा ना। ये सर जी जो खामखा जैसे हम समझ रहे हैं और डिप्रेशन की वजह समझ रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा कमर्शियलिज़्म भी तो है, प्रोडक्शन भी तो है, हाँ, ब्रांड्स भी तो बनाए जा रहे हैं, वो लोग कमा भी तो रहे हैं, उन्होंने हमारे ज़हन के अंदर ये डाला है कि ब्रांड की चीज़ अच्छी होती है। ऐसी नहीं, ये बेसिकली सोहेल साहब मटेरियलिज्म है। आप दौलत से मोहब्बत करते हो, दौलत से मोहब्बत, ठीक है। ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं, ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जिनका खमियाजा फिर आपने भुगतना है। दौलत, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि दौलत तो कमाना बहुत आसान काम है। मैं हेरोइन बेचने लग जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, फिर उस हराम की कमाई से मैं आके बैरिया टाउन में एक घर खरीद लूं, मैं सिविलाइज्ड भी हो जाऊं। बात मेरी समझ रही है ना, कनेक्शन आप दौलत का और सिविलाइज्ड होने का। मैं हेरोइन बेचूं, ठीक है। मैं फ्रॉड करूं, धोखा दूं, मैं किसी का कत्ल करूं, चोरी डकैती करूं, 10 करोड़ रुपए कमा लूं, 10 करोड़ से मैं 2.5 करोड़ का बैरिया टाउन फेज 8 में घर खरीद लेता हूं। अब मैं जब बैरिया टाउन फेज 8 में रह रहा हूँ तो लोग ये समझेंगे कि यार ये तो बड़ा सिविलाइज्ड और वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड आदमी है। बात मेरी समझ रहे हैं ना, कि कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि यार ठीक है। तूने 10 करोड़ कहाँ से लेके आए। तो ये कनेक्शन बहुत पुराना है दौलत का और सिविलाइजेशन का। तो इसीलिए लोग वो रूट्स में पढ़ेंगे जी, वो रूट्स वाला बंदा जो पहले हम जब छोटे होते थे तो F84 मॉडल स्कूल जो इस्लामाबाद का होता था उसमें शहर के जो मोजस थे वो पढ़ते थे, या जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ ICB, इसके अंदर मोजस पढ़ते थे, या जिसमें ICG में खवातीन लड़कियां पढ़ती थी वो मोजस समझा जाता था। आज इनको कोई बंदा पूछता भी नहीं है। आज ICG, ICB, F72, ये सरकारी इदारे हैं। हाँ, ये इनको इनको डिग्रेड किया जाता है। इनके बारे में ना बड़ा कुछ मुंह टेढ़ा करके स्टाइल से बड़ा इनको डिग्रेड किया जाता है, जैसे पता नहीं यहाँ पे कौन लोग पढ़ते हैं। सर हालांकि आप 30 साल एक्साइटमेंट पहले में थोड़ा सा फ्रेम से बाहर निकल गए हैं, थोड़ा सा जरा सेंटर में आ जाएं। नहीं नहीं, वो वो हालांकि 30 साल पहले ना, 30 साल पहले या 25 साल पहले यही माएँ सारी इन्हीं कॉलेजों की पढ़ती थी, ठीक है। आप ठीक है। पिंडी इस्लामाबाद की जो माएँ हैं जो आज अपने बच्चों को फखर से रूट्स में या सिटी में और रूट्स के स्कूल के सामने खड़े होके वो टेढ़े मुंह से सेल्फी खींच के फेसबुक पे अपलोड भी करती हैं कि हैविंग फर्स्ट डे एट रूट्स, ठीक है ना। वो भी पूरा एक्सप्रेशन शो करती हैं कि आज बेटे का पहला दिन रूट्स में है। वो पूरा फेसबुक पे लाइव होता है, पूरी उसकी डिस्प्ले होती है। वही माएँ F72 वकारुन्निसा सेटेलाइट टाउन कॉलेज, वो और आगे पीछे पिंडी के या इस्लामाबाद के चंद मशहूर सरकारी कॉलेज थे उनकी पढ़ी हुई हैं। इनमें से तो कोई रूट्स की या वो उस, लेकिन ये एहसास कमतरी था कि हम सरकारी की पढ़ी हैं तो हमने अपनी औलाद को सरकारी में नहीं पढ़ाना। बात समझ रहे हैं। और वो ठीक। जो प्राइवेट अच्छा हैं, अच्छा वो जो बाबर साहब, ये तो हो गया सरकारी और प्राइवेट। अब एक चीज और है कि बच्चा जब बड़ा हुआ ना तो उसके स्कूल ऑफ थॉट, उसका एक रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट भी घर वाले बनाते हैं। ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, हाँ, ये ऐसी ही है, ऐसी ही है। इसने दरबारों पे जाना है, इसने नहीं जाना, ये क्या करेगा, इसका शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? देखें, इसका शख्सियत पे बहुत गहरा असर पड़ता है, ठीक है। इंसान की सोचने की सलाहियत जो है वो महदूद हो जाती है। फैसला करने की तो चलो पहले ही महदूद हो जाती है ना, सोचने की सलाहियत भी महदूद हो जाती है। वो मसलन
पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे सिख, हिंदू और मुसलमान रहते थे। ये तीनों पार्टियां आपस में लड़ती रहती थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती रहती थी, एक दूसरे के से नफरत भी करती होंगी, ये एक दूसरे के पास खाना पीना नहीं करते थे, ये सारा कुछ ये एक सिस्टम डेवलप था। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान बनाए, हजारों लाखों लोग मारे गए, तीनों मजाहब के, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1947 से लेकर आज तक मुसलमान चार मजहब कह लें या चार हिस्से कह लें या चार ग्रुप में तकसीम है। एक बरेलवी, देवबंदी, वहाबी और शिया। ये चारों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से ये इनके साथ खाना पीना नहीं है, शादियां नहीं करते, एक दूसरे की इबादत गाँव में नहीं जाते, एक दूसरे को मतलब इंफीरियर भी समझते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, बिहेड भी कर देते हैं, मतलब किसी किस्म का इनका आपस में कोई सोशल गैदरिंग नहीं होती। अपने अपने इन्होंने मज़ाहिब के अंदर अपने अपने दिन रखे हुए हैं, अपने अपने इन्होंने बुजुर्ग रखे हुए हैं, अपने अपने इन्होंने सारा सिस्टम अलग किया हुआ है। अब जो अच्छा, बचा जो है वो साथ शिया एक सेकंड फैमिली सर, में। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे ना वो काइंडली रिपीट कर दें या दोबारा लिखते जाएं, मैं उसको पिन करके साथ साथ क्वेश्चंस पूछता जाता हूं। जी बाबर साहब से आप जरा अपने क्वेश्चंस दोबारा पेस्ट कर दें या लिखते जाएं ताकि मैं क्वेश्चंस आपके लेता जाऊं साथ साथ। जी बाबर साहब। अब होता क्या है कि पहले बच्चे को जेंडर की बेस पे तकसीम किया जाता है, लड़का लड़की के जी कंसेप्ट उससे वो सोशल उसकी जो ग्रोमिंग है वो उसके हिसाब से की जाती है। ठीक है, फिर दूसरी जी उसकी जो सोशल अपब्रिंगिंग है वो उसके स्टेटस के हिसाब से की जाती है। ठीक है कि यार तुम इस्लामाबाद में रहने वाले हो तो यू आर स्पेशल, वो जो जेलम वाले हैं वो कोई वैसे ही थके हुए लोग हैं, किसी काम के नहीं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट डेवलप किया जाता है। तीसरा फिर मजहब के मसलक के ऊपर आ जाते हैं कि यार सिर्फ जन्नत के अंदर जो है वो मोमिनों ने जाना है और मोमिन वो हैं जो कि अहले तशीए हैं, या सिर्फ वहाबियों ने जन्नत में जाना है, बाकी तो काफर हैं, किसी काम के नहीं है, उन्होंने सीधा जन्म जाना है। ठीक है ना, या तुम वो मुशरकीन के पास क्या करने गए थे उनके दरबार के अंदर, ठीक है ना, वो तो किसी काम के नहीं है, मुशरिक हैं, वो कब्रों की पूजा करते हैं। ठीक है, और यहाँ तुम वो गुस्ताखे रसूल के पास क्या करने गए थे। ये वो बच्चे के कंसेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं, मुआशरे के बारे में मुख्तलिफ रवैये डेवलप हो रहे होते हैं कि यार मैं ठीक हूँ और जो मेरे जैसा नहीं है, जो मेरे जैसा नहीं है वो सही नहीं है। ये जो तीसरी चीज है जो उसके दिमाग में जो एक चीज डाली जाती है। अच्छा, अब तैमूर बच्चा जो यूसुफ है, साहब हमारे एक मेंबर हैं सर जी, वो पूछ रहे हैं कि काबिलियत का मेयार इदारे से कैसे हुआ। ऐसे तो बहुत से लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने बड़े इदारों से नहीं पढ़ा होगा। नहीं, इस काबिलियत का ताल्लुक सर अदारों से नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ऊंचे अदारों में पढ़ता है वो बंदा काबिल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऊंचे अदारों में पढ़ने वाले लोग वो उसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लेते हैं और वो सारी जिंदगी उस पर्सनैलिटी के टैग के अंदर रहते हैं कि जी हम जो हैं वो एचईसन के पढ़े हुए हैं, और उनके अंदर ये गुरूर डेवलप हो जाता है। हर बंदे में नहीं, जनरल परसेप्शन है ये, हर बंदे में नहीं। ये मैं जर्नल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि जो एचईसन में पढ़ रहा होता है उसके सारे खानदान के अंदर वो बंदा मशहूर होता है कि यार मैं तो एचईसन में पढ़ रहा हूँ, मेरे तो सर पे कोई मतलब स्पेशल कोई पर लगे हुए हैं, या मैं कोई आई एम समथिंग डिफरेंट कि मैं एचईसन में पढ़ रहा हूँ। इसका वो गुरूर सारी जिंदगी वो अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखता है। ये इसी तरह जो बंदे रूट्स में पढ़ते हैं, जो सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात जरूर होती है कि यार हम रूट्स में पढ़ रहे हैं और हम सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि यार मेरी मामा जो है वो कोई 20,000 पर मंथ पे करती है मेरे लिए। ये अपने किसी कजन को कह रहे होते हैं जो कजन जो है किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा ठीक है, बाबर ये साहब, एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमारे यहाँ जो लोगों की, हमने ज़हनी उलझनों की बात की, एक उलझन तो ये है कि बंदे की नौकरी नहीं लग रही, बंदे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिल रहा। तो अक्सर हम लोग एक बात सुनते हैं कि इस पे हुई हुई है बंदिश। ये बंदिश क्या चीज होती है जी? ये जिन आ जाते हैं, बंदिश हो जाती है, ये क्या होता है? नहीं देखें, आप अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तो ये किसी पे जिन चढ़ने पे ये मैं यकीन नहीं करता हूँ। ठीक है ना, ये नहीं है जिन, अगर जिन चढ़ने हो तो वो जरदारी साहब पे या बिलावल भुट्टो पे क्यों नहीं चढ़ते, या किसी अमीर आदमी पे क्यों नहीं चढ़ते। वो जिन चढ़ते हैं तो गरीबों पे चढ़ते हैं। ठीक है ना, आप देखें ना, आप एक डेटा इकट्ठा कर लें, चलें आप मीडिया खोलें, अपना अखबारें खोलें, सारा कुछ पढ़ें। आपको अगर 1,000 केसेस ऐसे नजर आते हैं जिनके अंदर ये कहा जाता है कि फलाने पे जिन चढ़ गया, तो आप 1,000 में से 995 केसेस जो हैं वो गरीब खानदानों के होंगे।
कि वो जी मुल्तान के किसी गांव में किसी लड़की पे जिन चढ़ गया, पीर ने डंडे मार मार के उसको मार दिया। ठीक है, फिर एक दूसरी खबर आएगी जी वो पतोकी के किसी गांव के अंदर जिन चढ़ गया और वहां पे जो है वो गरीब लड़की जो है वो उसने खुदकशी कर ली। आपको कभी गुलबर्ग की या क्लिफ्टन की किसी अमीर आजादी पे जिन चढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको कभी एफ सेक्टर की, इस्लामाबाद की या E7 की या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटी के ऊपर जिन चढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ना ही कभी किसी चीफ जस्टिस की बेटी पे जिन चढ़ेगा, ना ही कभी किसी वो कह लें कि वो मतलब डिप्लोमेट कोई लड़की है उसके कोई मतलब उसके ऊपर जिन नहीं चढ़ते। कभी सुना नहीं है आपने? आप अखबारें खोल लें ना, चेक कर लें। मैं तो वैसे हवा में बात नहीं कर रहा, आप अखबारें पिछले 5 साल की खोल के पढ़ लें। मैं चैलेंज करता हूँ हर बंदे को, 5 साल की अखबारें पढ़ लें, आप बता दें कि कौन सी है एक ऐसी लड़की, बता दें जिसके ऊपर जिन चढ़ा हो और जिसका ताल्लुक किसी अमीर खानदान से हो। मतलब किसी सर्जन की ठीक। बेटी पे जिन क्यों नहीं चढ़ता? चढ़ता है जिन तो वो बेचारा किसी वो क्या कहते हैं टिके बनाने वाले की या किसी फूल फरोश की बेटी के ऊपर चढ़ता है, या किसी रेडी वाली की बेटी पे जिन चढ़ता है। वो बेचारे उसको मार मार के उसको वैसे ही मार देते हैं। इतना डंडे को मारता है, कोई उसको मुक्के मार रहा होता है, कोई थप्पड़ मार रहा होता है। 5-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं पीर साहब जो है वो मार मार के। वो पीर साहब खुद शक्ल से जिन लग रहे होते हैं। ठीक है अच्छा, ना? जिन होते हैं सर, ये जिन होते ही नहीं है? नहीं, जिन होते हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। उनका अपना अल्लाह के साथ हिसाब किताब है। अल्लाह उनके साथ खुद डील कर रहा है जिस तरह अल्लाह ने करना है उनके साथ। इस तरह हजारों लाखों मखलूकें हैं इस दुनिया में, उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ अपना है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जिन नहीं होते, जिन होते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये अच्छा जिन सर, गरीबों कहते पे हैं। क्यों? नहीं, मुझे इशू जिनों का नहीं है, मुझे ये इशू है कि जिन सिर्फ गरीबों पे क्यों चढ़ते हैं, वो अमीरों पे क्यों नहीं चढ़ते? जिनों का ये बड़ा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जिनों का इशू है कि जिन गरीबों पे चढ़ते हैं, अमीरों पे नहीं चढ़ते। मतलब कभी सर, मुझे नहीं, जिनों का मैंने नहीं, टेस्ट ही खराब है। टेस्ट ही खराब है। हाँ, नहीं नहीं, वो बेचारे गरीब गुरबा जो किसी पहले ही पिसे हुए होते हैं उन पे जाके चढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो ऐसा मैं एक सवाल पूछता हूँ। जी जी। जिन जो है जिन, वो 5,000 बंदों की जिन लोगों पे चढ़ते हैं, चलो मान लिया, ठीक है। अब वो 10,000 लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। ठीक है ना? हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक साल में जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 10,000 लोगों की जिंदगी खराब की। ठीक है ना? हम ये मान ठीक है। लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब सारे जिन शैतान होते हैं, ये सारे जिन बुरे होते हैं? कुछ जिन अच्छे भी तो होते हैं ना। जी जी। जो जिन अच्छे होते हैं वो फिर ज़ाहिर बात है लोगों की जिंदगी अच्छी करेंगे। ठीक है। तो हमें पता वो है कुछ वो नहीं कौन से करते सर, अच्छे अच्छे जिन कुछ भी नहीं करते सर, वो अपने नहीं, काम ये से क्या काम बात हुई? रखते नहीं, ये तो 2 नंबरी हुई ना फिर। आज ये 2 नंबरी हुई। ना ना, ये नहीं, ये तो कोई बात ना हुई ना कि बुरे जिन जो है वो अपना काम करी जाए, अच्छे जिन बैठे चुपचाप घर में फेसबुक इस्तेमाल करते रहे। ठीक है ना? ये तो ना कोई बात हुई। देखिए, अच्छे अच्छा सर, जिन, एक सवाल है। नहीं चले मेरी दिन बात सुने आते ना। थोड़ा चढ़ते। अच्छे सुनाए जिन सुनाए सर। अच्छे नहीं, अच्छे जिन जो है, अच्छे जिन लोगों की जिंदगी अच्छी क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास वो 10,000 बंदा कहाँ है जिनकी जिंदगी अच्छी हुई है, जिन्होंने की अच्छी? ठीक है वो अखबारों में सर। नहीं, अखबारों में नहीं, वो अलादीन का जिन आता है ना, अलादीन का जिन आके बना दे ना मेरे लिए घर बना दे, वो अच्छा है ना? वो भी तो अच्छा जिन लोगों पे ठीक। चढ़ के लोगों की जिंदगी अच्छी कर दे। जो बुरे जिन लोगों पे चढ़ के लोगों की जिंदगी बुरी कर सकते हैं, तो अच्छा जिन लोगों के ऊपर चढ़ के जिंदगी अच्छी क्यों नहीं कर सकता? और तो सादा सी बात है, इसमें कौन सी कोई मैथमेटिक्स है? ठीक है। अच्छा, बाब साहब, एक चीज और पूछ रहे हैं कि जब मुसलसल नेगेटिविटी आना शुरू हो जाए हर तरफ से, वो किसी ने एक लतीफा भी सुनाया था कि जब आप रोड पे जा रहे हो और हर तरफ से ट्रैफिक आपके अगेंस्ट आ रही हो, तो समझ लें कि आप गलत लेन पे हैं। तो जब हर तरफ से सब कुछ ही गलत होना शुरू हो जाए, तो फिर इसका क्या मतलब है? देखें सोहेल साहब, सबसे बात एक चीज याद रखिएगा, मेरी बात ये गौर से याद रखें, मरते दम तक याद रखिएगा। हम अपनी मर्जी से किस जगह पैदा होने, किस जगह किसके घर पैदा होने, ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आते। किस जगह पे आना है, किसके घर पैदा होने, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इसी तरह हमने कहाँ मरना है, किस जगह मरना है, कब मरना है, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जिंदगी मौत हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, जब जिंदगी मौत हमारे अख्तियार में नहीं है, तो एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक खेल और दिल के बहलावे के सिवा और कुछ भी नहीं। दुनिया की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, सुनने वाले भी मर जाएंगे।
जनाजे हमारे पढ़ने वाले जो लोग हैं वो भी मर जाएंगे, जो जनाजे में हमारी चारपाई को कंधा देने वाले लोग हैं वो भी मर जाएंगे, जो दफनाया जिन्होंने हमें वो भी मर जाएंगे, ठीक है, उनको भी आगे इसी तरह इस दुनिया में हर चीज एंड हो जानी है। तो ये तो पहला बिलीफ सिस्टम है जो आपने मजबूत करना है। मतलब आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं ना कि हमने मनफी रवैयों से कैसे डील करना है, तो पहला बिलीफ सिस्टम अपना मजबूत करना है। आपने अपना बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत करना है कि दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। दूसरी, आपने सबसे पहले अपनी सेहत पे फोकस करना है। डिप्रेशन में और टेंशन में सबसे ज्यादा जो चीजें मुतासिर होती है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से आप पैरालाइज हो सकते हो, जिसकी वजह से आप इवन पागल भी हो सकते हो, वो आपकी सेहत है। सेहत के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपका जो लिवर सिस्टम है, एएलटी जिसे आप कहते हैं, जो एएलटी के टेस्ट कराते हैं, वो आपकी जो ब्लड शुगर है वो, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, इन तीनों का ताल्लुक बरह रास्त आपके दिल से है, आपके जिस्म के अंदर जो खून है उससे है, आपकी लीवर से है। आपने ये तीन चीजें किसी सूरत खराब नहीं होने देनी। बेशक बहुत ज्यादा मनफी हो, सब पूरी दुनिया आपको कातल बना दे, आप फांसी के फंदे पे चढ़ने लगे अच्छा हों, बाबर ठीक है साहब, ना, इसी आप से उसको। रेलेवेंट एक चीज है, उसको ऐड करते हुए चले ना, ये मनफी रवैये की बात हो रही है, आपका एक स्टैंस भी था, हमारी एडमिन साहिबा दायरा शम्स ने भी उस पर कमेंट किया था। आप ये कह रहे थे कि जो बंदा खुदकुशी कर लेता है उस पर आपका एक वाज़ेह स्टैंस था, और बाकी लोग ये कह रहे थे कि एम्पैथी नाम की भी कोई चीज होती है, उससे कोई हमदर्दी रखें आप। आपने तो बिल्कुल ही उसको क्रिटिसाइज कर दिया नहीं है। नहीं, देखें, मैं अभी भी कहता हूँ, हर वो शख्स जो खुदकशी करता है वो नाशुक्री है, बहुत बड़ी नाशुक्री है। इससे बड़ी नाशुक्री मैं नहीं समझता कि कोई हो सकती है, ठीक है ना। सर ऐसा आपने कोई अपने, डिसीजन कोई क्यों लेगा कि अपनी जिंदगी कोई खत्म करने चला, कोई तंग आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा परेशान यार होगा, कुछ देखें, होगा। परेशानी देखें, आपने परेशानियों को हैंडल करना होता है सुहेल मियाँ। परेशानियां किसके साथ नहीं है, कोई ऐसा शख्स बता दें जो परेशान ना हो। परेशानी की नोयत क्या है? परेशानी की नोयत मुख्तलिफ होती है जी। मेरा सीएसएस क्लियर नहीं हुआ, मैं खुदकशी कर लेता हूँ, ठीक है। परेशानी की नोयत ये है कि जी वो एक डॉक्टर ने खुदकशी कर लेती है जी, वो जी उसका बॉयफ्रेंड है जी, वो उसको तंग करी जा रहा है, उसने जाके वो कराची में क्लिफ्टन के अंदर बाथरूम के अंदर जाके खुदकशी कर ली। क्यों? उसने कभी जिंदगी में गम देखा नहीं था, वो अमीर जादी थी, उसके पास करोड़ों रुपया था, उसके बाप ने उसको एसी वाला कमरा दिया हुआ था, वो एक मॉडल टाइप खातून थी, उसने जिंदगी में कभी दुख देखा नहीं था, जब दुख आया तो उसको पता नहीं था कि दुख का करना क्या है। बात तो ये है ना। ठीक। अब एक, हाँ, ठीक। बात ये कि जब दुख आया तो पता ही नहीं लगा कि करना क्या। ये तो कोई बात ना हुई यार। हर बंदा तो ताजमहल में नहीं पैदा होता ना। अगर ताजमहल आपको नसीब ना हुआ तो आप खुदकशी कर लो, ठीक है ना। मेरी शादी जो है, मैं ये कहूँ जी मेरी शादी लेडी डियाना के साथ नहीं हुई तो मैं खुदकशी कर लेता हूँ, ऐसी बातें नहीं होती है। ये बहुत हद तक बुजदिली होती है, चीजों को आप सही तरह मैनेज नहीं कर सकते, एक बंद गली में पहुंच जाते हैं अपने ख्यालात के अंदर अंदर ही। ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग, जिसको एक्सेसिव थॉट्स कहते हैं। आप बहुत ज्यादा सोचने ऑब्सेशन लग जाते हो कहते हैं। चीजों के बारे में खाम खाई, जो होती बेसलेस है। हाँ, वो होती बेसलेस है। एक एक मसनूई जिंदगी में रहने लग जाती हैं जी, मसनूई जिंदगी के अंदर अपने आप को प्रिंस समझने लग जाते हैं, फिर देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद कोई प्रिंसेस कहीं आए से अपनी होंडा गाड़ी से नीचे उतरे, मेरी उससे शादी हो जाए। ये एक खाम खा का मफरूजा है जो पाकिस्तान की जनरल पब्लिक जिसका शिकार हुई है आजकल, ठीक है ना। ठीक। पाकिस्तान की जनरल अच्छा पब्लिक जो बाबर है वो साहब, मफरूजों की बेस के एक ऊपर चीज जरा, जिंदगी गुजार। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पे थोड़ी सी एक मुझे बात बताएं। मैं कल परसों भी एक हमारी मेंबर हैं, वो डिबेट करवाती हैं, उन्होंने आपके टॉपिक को लेकर आगे बढ़ाया और उस पर डिबेट करवाई कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बड़ा चक्कर आ गया है सर। कुछ लोग कमिटमेंट कमिटमेंट करते हैं, मिस कमिटमेंट करते हैं, या अगर शादी करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकती। ये शादियां और ये गर्लफ्रेंड्स वाला क्या चक्कर है सर? ये इतनी गर्लफ्रेंड्स कहाँ से आना शुरू हो गई हैं? पहले तो नहीं होता था ऐसे। सो ऐसा पहले भी होता था। पहले खत लिखे जाते थे, सुबह सुबह उठ के जाया जाता था कि बस स्टॉप पे लड़की आके खड़ी होती है अपने स्कूल कॉलेज की बस के इंतजार में, तो उसके सामने बारिश में खड़े हुए होते थे, ठीक है ना। या वो टेरेस में आती थी, ये साहब नीचे पहुंच जाते थे टेरेस से, फिर वो खत फेंकते थे अंदर के, पढ़ ले कहीं, वो उसकी अम्मा पढ़ लेती थी अंदाज कई दफा, ठीक है ना। ये एक पुराना कंसेप्ट है, ठीक है। ये देखें, हमारा माशरा जो है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ लेवल से इस माशरे में चेंजिंग आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा चेंज पिछले 20 साल में आई है। 20 साल के अंदर हमारे माशरे के अंदर इंटरनेट की वजह से और जो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हुई है, तेज़ हुई है, इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा
रेवोल्यूशन कह लें, आपके चेंज कह लें, जो कि आम सोसाइटी उसको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। ठीक है, जिसकी वजह से अब देखें फॉरेन कल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, दूसरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये सब मैं तो इस पे यकीन नहीं करता, पहली बात। और कोई भी जो जी शऊर बंदा है, जो जो कोई सिविलाइज्ड आदमी है, जो कोई अक्लमंद आदमी है, वो भी इस थ्योरी पे यकीन नहीं करता। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, बल्कि ये अब मैं कह लूँ कि ये जिस तरह हमारे माशरे में एक बदतमीजी का कल्चर आ गया है ना, कि जो ज़्यादा जितना बदतमीज होगा वो उतना ज़्यादा सिविलाइज समझा जाएगा, लुकिंग ऑसम, फीलिंग कूल, हैविंग फन, ये वो टर्म्स हैं जो कि आप मतलब इनकी आड़ में आप बदतमीज होते जा रहे हो। ठीक है ना, आप वन व्हीलिंग करने लग गए हो, खाम खा उस व्हीलिंग करके जी फेसबुक पे अपलोड करते हो कि जी मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, मेरी मर्दानगी बहुत अच्छी तरह सड़क पे टेस्ट हो रही है। ठीक है ना, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं जी एक सड़क के ऊपर, एक एक पहिए के ऊपर, ये मर्दानगी, इस मर्दानगी को लाइव पे फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह गर्लफ्रेंड रखना भी अब वो ट्रेंड बन गया कि जी मैं जैसे बड़ी कोई तोप चीज हूँ जी, मैंने बड़ा काम किया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ये गुनाह वाली जिंदगी को फखर वाली जिंदगी में इस बदतमीजी के कल्चर की वजह से चेंज किया जा रहा है। और ये कोई इतना कामयाब नहीं होगा, ये इतना कामयाब नहीं होगा, ये बहुत जल्द मेरा ख्याल है ये खत्म हो जाएगा, ये इतना कामयाब नहीं होगा, अच्छा क्योंकि सर, बहरहाल ये जो नहीं एक्सेस है, जो इजी हो गई है, इसके बारे में आप क्या देखते हैं कि पहले को खत लेके जाएगा, किसी ने लिया, बैल्कनी में आया ना आया, वो तो अलग चीज थी। अब हर बंदे ने, गांव में बैठा शख्स है उसने कहीं अमेरिका में किसी को मैसेज कर दिया, या गांव में बैठा है उसने इस्लामाबाद में मैसेज कर दिया। सोहेल साहब, लोग इस चीज के साथ साथ ना अक्लमंद भी होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, खवातीन के लिए भी ये नई चीज है। पहले उनके लिए खत डालने के लिए लड़का 6 घंटे बाहर खड़ा रहता था। ठीक है ना, हम्म। वो 6 घंटा बाहर खड़ा रहता था, वो पर्दे के पीछे से उसको चुप चुप के देखती रहती थी, और वो उसको कहती थी चलो 6 घंटे बाद मैं इससे जाके मिल लूंगी। ठीक है ना, खवातीन भी अब चेंज हो गई हैं। मतलब बहुत सारी खवातीन अगर रास्ते से गुमराह हो जाती हैं, तो बहुत सारी खवातीन हैं जो इस रास्ते को नेगेटिव समझती हैं। मतलब वो कई लोगों से बात करेंगी, फेसबुक पे ग्रुपों में चैट करेंगी, कमेंट करेंगी, अपनी राय का इजहार करेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार वो फेसबुक पे किसी से मोहब्बत के लिए बैठी हुई हैं, या वो उनके पास इतना फारग टाइम है कि वो 6 आशिक लिए फिरें। ठीक है ना, ये ऐसी बात नहीं है। जो एक बात मेरी याद रखिएगा, जो अच्छा इंसान होता है ना सुहेल साहब, वो हर माहौल में अच्छा होता है, हर सूरत हाल में वो अच्छा होता है। और जो बुरा होता है वो हर माहौल में बुरा होता है, वो हर सूरत हाल में बुरा होता है। उसका ताल्लुक इस इंटरनेट की दुनिया से नहीं है। जिसने अच्छाई ढूंढनी होती है वो अपने लिए अच्छाई कहीं से भी ढूंढ लेता है, और जिसने बुराई ढूंढनी होती है वो अपने लिए बुराई कहीं से ढूंढ लेता है। सर, पर जब चीजें आसान हो जाती हैं फर्क तो पड़ता है ना। मिसाल के तौर पे कि किसी को गोली तो किसी को भी लग सकती है, पर अगर वो बैटल फील्ड में चला जाएगा तो वो एक चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि वो उसको ज्यादा गोली लग सकती है। इसी तरह कोई लड़की या कोई लड़का स्पॉइल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर जब उसके सामने कंपनी खराब हो जाएगी, उसको लोग खुद अप्रोच करना शुरू कर देंगे, तो चांसेस हैं कि वो ज्यादा जल्दी कोई गुनाह के चांसेस या गलती के इर्तिकाब हो सकता है। सोहेल साहब, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल करें। ठीक है, आप अपना घर ऐसे बनाओ जिस घर में ज्यादा कमरे ना हो, 2-3 कमरे हो, आपकी औलाद आपके सामने हो, आपकी औलाद आपके सामने हो। ठीक है, ये नहीं कि औलाद किसी कमरे के अंदर छुप कर बैठी हुई है, मोबाइल के ऊपर 3-3 घंटे बैठी है और आपको पता ही नहीं है। पहली बात, ठीक है ना। दूसरी, इन केस अगर लड़की या लड़का रास्ते से भटक जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको पता लग जाता है तो आप उनकी शादी कर दो, निकाह कर दो। सिंपल इज दिस। 18 साल की उम्र में निकाह कर दो, 20 साल की उम्र में कर दो। तो उनको खिलाएंगे क्योंकि कैसे सर? वो एक लड़का जो खुद वन व्हीलिंग कर रहा होता है, शाम को घर आएगा, अपने लिए भी कुछ नहीं होगा, लड़की के लिए भी कुछ नहीं होगा। वो फिर उस वक्त उसको पता लगेगा ना। बात ये है कि वो इश्क मशूकी जो है वो उस टाइम पे उसको क्लियर होगी। ठीक है ना, ये अच्छा सर, उस टाइम सबक के देने के ऊपर। लिए घर का सारा बेड़ा गर्क हाँ, कर लें। नहीं नहीं, ये बात नहीं, सबक दोनों ने सीखना होता है, फिर वो लड़की को भी सबक आ जाता है, लड़के को भी आ जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में कोई सबक सिखाने वाली चीज है ना कोई, तो वो मैरिड लाइफ है।
अगर किसी बंदे ने कोई सबक जिंदगी में सीखने हैं ना, वो मैरिड लाइफ है, और उसके बाद पेरेंट्स बनने हैं, फिर उसको एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। उसको ये भी पता लग जाता है कि यार आज टमाटर कितने रुपए किलो है और आज प्याज का रेट क्या है। उससे पहले नहीं समझ आती उसको। उससे पहले सिर्फ वन व्हीलिंग करना ही आती है, या सेल्फियां खींचने आती है, या वो कहीं कबाब खाने चला जाएगा, कहीं टिक्के खाने चला जाएगा, पता लगे जी साहब मरी पहुंचे हुए हैं जी सैर करने के लिए। ये सब बाप के पैसों पे होता है। जिस दिन बाप के पैसे गायब हो गए, अपने पैसे कमाने पड़ गए, उस दिन उसको सब कुछ समझ आ जाती है। अच्छा बाबर साहब, एक ट्रेंड आप देख लें कि ट्रेंड ये है कि हमें शादी हमारी हो गई और हम खुश नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ 100 में से 90 बंदों को अपनी बीवियां पसंद होंगी। तो इसकी क्या वजह है कि भाई शादी करते क्यों अगर आपको बीवी नहीं पसंद तो? देखें, हम शादी क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एज अ मुस्लिम हम ये शादी क्यों करते हैं। इसलिए कि हम जो है वो हलाल तरीके से सेक्सुअल रिलेशंस को एंजॉय कर सकें, ये पहला मकसद है। इसके लिए हम निकाह करते हैं। बाकी बातें बात की बातें, ठीक है ना। दूसरे, ये एक सोशल बाउंड है, सोशल हमारे ऊपर प्रेशर है, इसलिए हम कर लेते हैं। तीसरी बात, ये औरत को तहफ़्फ़ुज़ देती है मैरिड लाइफ जो है। मतलब आप एक, मैं अगर लड़की होती तो मुझे खाली एक शोर ही संभालना पड़ता। वो शोर मेरी खातिर सोसाइटी से लड़ता। बात मेरी समझ रहे हैं ना। जी शोहर जी। जो है, अगर मैं लड़की होती तो मुझे खाली एक शोर संभालना पड़ता, उस शोर का ख्याल करना पड़ता, उसके खाने का पीने का जो भी है वो। लेकिन वो शोर मेरी खातिर धूप में खड़ा होके खज्जल खुआर होता। वो सुबह जाता, शाम तक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता, ठीक है ना, सुबह से शाम तक नौकरी करता, ठीक है ना, सुबह से शाम तक दफ्तर में वो जलील होता, और सोसाइटी के अंदर ट्रैफिक जाम में वो एक एक घंटा हाईवे के ऊपर ट्रैफिक जाम में फंसा रहता। मैं तो नहीं फंसती ना, मैं तो इस्लाम घर में बैठी ड्रामा देख रही हूँ। बात समझे ना। वापस साहब, ये आप ना देखे मर्दों की साइड ले रहे हैं। अब सब बंदे नहीं, मैं बात नहीं मर्दों कह की सकते, साइड नहीं ले मगर रहा। ये देखे, मैं औरत अपना घर छोड़ के आई, माँ बाप छोड़ के आई, इधर आई, उसको सास सास ससुर भुगताने पड़ गए। हाँ, ये ड्रामा असल में बहुत चीज देखने देता है। देखे। देखे, वो जो सास थी ना, वो सास कभी बहू थी। वो सास सारी जिंदगी इस खफकी का, हाँ, सास सारी जिंदगी इस चीज की खफकी में रही कि जी मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ है, ठीक है, एज अ बहू मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ है। वो सारी जिंदगी अपने बच्चों को यही कहेगी, "यो तुम्हारा बाप किसी काम का नहीं, तुम्हारे जो चाचे किसी काम के नहीं।" वो ये फिक्रा जरूर बोलेगी कि तुम्हारा बाप किसी काम का नहीं, तुम्हारे चाचे किसी काम के नहीं, ठीक है ना। अपने भाइयों में बात नहीं करेगी। लेकिन जब वो खुद बहू बनेगी, तब उसका उसको वो अपनी अपनी जिंदगी भूल जाएगी। मतलब जब वो खुद सास इस बन के। सिचुएशन में आएगी, तो ये खवातीन टू खवातीन बड़ा अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिक्स है। और ये अक्सर 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 जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर जो नफसियाती मसाइल हैं, खास तौर पे जो एक लड़की जाके महसूस करती है, जिसकी वजह से वो सीरियस टेंशन का शिकार हो जाती है, वो बेसिकली एक दूसरी खातून की तरफ से पैदा किए हुए इशू होते हैं। वो उसकी सास होती है, उसकी नंद होती है, वो अजीबोगरीब। पहले तो सबसे पहले अब उसको ये कहते हैं बगैरत बीवी के थल्ले लगा हुए। ये सबसे पहले वो अपने उस बेटे को ये फिक्रा रन बोलना शुरू मुरीद कर क्या देते जन हैं। मुरीद, हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, ये पूरा एक उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, बड़ा तजलील की जाती है उसकी। अगर वो अपनी बेगम के लिए कोई भी काम करे, अपनी बेगम की फेवर में दो फिक्रे बोल दे, तो वो उसकी माँ कहती है, और तू बगैरत उससे थल्ले लग गए हैं, किसी काम का नहीं रहा तू। समझे कि नहीं समझे? ये अलग है। वो माँ खुद भी एक दिन बहू थी। वो इस हाँ प्रोसेस से जी। 30 साल गुजरी है। लेकिन बस ये अजीब है, ये समझ नहीं आती इसका हल क्या है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे लोगों ने किताबें लिखी हैं, रिसर्च की है, लेकिन इसका हल नजर नहीं आता कि दो खवातीन को एक घर में खुश कैसे रखा जाए और पीसफुल कैसे रखा जाए। इसकी वजह से होता क्या है कि वो बेचारा इतना परेशान होता है, वो सर दफ्तर की सर टेंशन बात भी नहीं लेता नहीं है। सर, ये थोड़ा सा सवाल को आप ड्रैग कर गए ना। बात ये थी कि मर्दों को अपनी बीवियां क्यों नहीं पसंद, वो नहीं, दूसरे वो की कई बीवी वजह। उनको अच्छी लग रही होती है। नहीं नहीं, ये ऐसे ही है कि मैं होंडा गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे अपनी होंडा पसंद नहीं है, तो मुझे दूसरे की वो जो है वो लैंड क्रूजर पसंद आ जाती है। ये इज क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल, ठीक है ना। अपनी बीवी इसलिए नहीं पसंद और दूसरे की बीवी क्यों पसंद है, ये इसलिए कि अपनी बीवी जो है वो आप स्टाइलिश समझ के वो ले आते हैं। वो अपनी बीवी जो होती है वो सुबह सुबह उठ के कहती है, मुझसे पराठा बनाया ही नहीं जाता और टोस्ट गर्म करके खुद ही खा लें।
ठीक है, आप एक हफ्ते, हाँ ठीक है। अब आप देखते हो कि जी आपने तो अपनी तरफ से बहुत स्टाइलिश किस्म की बीवी ढूंढी है कहीं से शादी करने के लिए, लेकिन उसको तो पराठा नहीं बनाना आता। ठीक है, अब आप खुद सारी जिंदगी माँ का पराठा खाते रहे हो। ठीक है, अब बीवी को अगर हम्म। पराठा बनाना ना आए, हैं, वो कहे जी टोस्ट गर्म कर लो, दो मेरे लिए भी गर्म कर लेना। ठीक है ना, वहां से फिर मुतनफर होना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातें होती हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंसान को अपनी बीवी से का ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो किसी की बेटी होती है, जिस तरह आपकी बेटी किसी के घर जाएगी, इसी तरह वो भी किसी की बेटी है, और वो एक जीती जागती इंसान है। वो आपकी मुलाजमा नहीं है, और ना ही वो घर में काम करने की नीयत से लाई जाती है। हमारे माशरे में ये बड़ा अलमी है कि जहाँ लड़की ब्याई जाती है तो इस नीयत से कि यार इसी घर के काम करेगी सारे। ये पहला जहन में रख के लोग शादी कर रहे होते हैं कि घर के सारे काम करेगी, और वो उस बेचारी से फिर इतने काम कराए जाते हैं कि वो उसकी कमर ही जवाब दे देती है, बेचारी बूढ़ी हो जाती है, वो थक जाती है। ठीक है ना, तो अच्छा सर, मर्द को औरतों की चाहिए। एक बात बताएं कि जब शादी होती है तो वो घर को या शोहर को फॉर ग्रांटेड क्यों लेना शुरू कर देती है? वो स्टाइलिश बीवी, एक तो ये है कि वो स्टाइलिश ही रहेगी और कहेगी कि टोस्ट खुद गर्म कर लें, दूसरी तरफ ये होता है कि वो अपनी केयर बिल्कुल छोड़ देती है, साल 2 साल में उसकी हालत बिगड़ जाती है नहीं नहीं, और उसकी ये वो गलती कंसंट्रेशन है। बच्चे पे और वो। नहीं नहीं, ये वो गलती है जो वो कर रही है, पहली बात। ठीक है ना, ये दो गलतियां दोनों करती हैं, सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी जो है वो अपने ऊपर तवज्जो देना छोड़ देती है। ठीक है, वो भी मोटे हो जाती हैं, वो भी शक्लें उनकी अजीबोगरीब हो जाती हैं, वो भी हैंडसम नहीं रहते, वो भी अट्रैक्टिव नहीं रहते, वो भी बस जरा जरा सी बात पे वो फुसफुस शुरू कर देते हैं, जरा जरा सी बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं। ये दोनों तरफ है, सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी मर्द भी। इसके लिए आप लोगों ने खुशियां पैदा करने के मुख्तलिफ जरिए जो है वो सोचने होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यार, अगर मैं खाना खाता हूँ, उस खाना खाने के बाद अगर मैं बर्तन उठा के किचन में खुद रख देता हूँ, ठीक है, और उन बर्तनों को मैं धो भी देता हूँ, तो यार ये कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। अच्छा सर, मैं दिन ये को समझ, आप नौकरी भी करेंगे, खज्जल खुआर भी होंगे, लाइन में भी खड़े होंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग भी करेंगे, वापस आके आप बर्तन भी धोएंगे। नहीं, अपने बर्तन तो कम से कम मुझे खुद धो लेने चाहिए। इतना क्या, एक कप ही, और एक एक कप है और एक प्लेट ही है यार, मैंने कौन सा देखें खुद धुलवानी है, खुद धोनी है। ठीक है। यार मतलब मैं वो भी तो, वो भी नहीं, वो भी तो घर में दो बच्चों को संभाले या तीन बच्चों को संभाले। ठीक है ना, बात तो ये है, हम्म। वो भी तो घर में तीन बच्चों को संभाले हुए है। वो तीन बच्चों को आपको अगर सुहेल मियां 5 घंटे एक बच्चा संभालना पड़ जाए तो आपको समझ आ जाए कि बच्चे संभालना कोई इतना आसान काम नहीं है, खासतौर पे इस दौर में जब आप बच्चे घर से बाहर नहीं भेज सकते, जब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है, बच्चे गली में जाके खेल नहीं सकते। ठीक है, बच्चों को आप घर में अंदर ही रखना है, माँ ही नहीं उनके साथ सर खपाना है। ठीक है ना, तो वो फिर माँ की भी तीन चार बच्चे पालते पालते वो भी बेचारी जो है वो थक थक जाती है। हाँ, ये इसलिए आप छोटे मोटे काम करने होते हैं यार, आप अपने मतलब कमीज खुद इस्त्री कर लो, इसमें क्या है। हाँ, ये अच्छा, छोटा अगर सा ही दोनों काम है अपने काम खुद करें और अपने ऊपर कंसंट्रेशन करें तो अच्छा। बाबर साहब, थोड़ा सा अख्ताम की तरफ जाते हैं, एक आखिरी सवाल। हर बंदा परेशान है कि महंगाई बहुत हो गई है, पैसे कम है, आमदन आमदन कम है, इसका क्या हल है और इसको कैसे डील किया जाए? नहीं, आप अपनी ख्वाहिशात कंट्रोल कर लें। इंसान जो है ना सोहेल मियाँ, ये याद रखिएगा, इंसान इस जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों और अपनी कमजोरियों की वजह से ब्लैकमेल होता है। ठीक है, इंसान इस जाहिर जिंदगी है, में इंसान है अपनी, सर, ख्वाहिश तो करेगा ना, वो नहीं चाहेगा ख्वाहिश को मेरी आप, मेरा। हाँ। नहीं ख्वाहिश को आप चेंज कर लेना। अगर महंगाई ज्यादा हो गई है तो आप पाइनएप्पल केक खाना छोड़ दें। ठीक है, महंगाई ज्यादा हो गई है, आप पिज्जा खाना छोड़ दें। महंगाई ज्यादा हो गई है तो आप जूस पीना छोड़ दें। ठीक है, महंगाई ज्यादा हो गई है तो आप चीनी खाना छोड़ दें। चीनी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी सेहत खराब करती हैं। आप ऑलरेडी परेशान हैं जिंदगी में, डिप्रेशन है। ठीक है, ऊपर से महंगाई आ गई है और डिप्रेशन है, आप फिर भी पिज्जे खाई जा रहे हो, ब्लैक फॉरेस्ट केक खाई जा रहे हो, जूस वूस पी जा रहे हो। ये सारे वो काम है जो आप करते जा रहे हो, इससे आपकी सेहत और खराब हो जाएगी। इन ये सेहत खराब हो जाएगी तो फिर इलाज पे और पैसे खर्च हो जाएंगे। आप सादा तरीन खुराक पे आ जाओ। आप पता है क्या करें, मैं क्या करता हूँ, मतलब महंगाई ने मुझे भी असरअंदाज किया। मैं 30 रुपए के टींडे खरीदता हूँ, खीरे खरीदता हूँ, 20 रुपए के टमाटर खरीदता हूँ। ठीक है, फिर मैं थोड़े से दही के अंदर दोनों काट कूट के डाल के ना एक सलाद बना के खा लेता हूँ।
बात समझ रहे हैं? तो बस जिंदगी गुजर ठीक रही है। है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है यार? आप 30 रुपए के खीरे खरीदो, 20 रुपए के टमाटर खरीदो, 20 रुपए का दही खरीदो, 70 रुपए में आप पेट भर के खाना खा लो आराम से मजे से यार। मुझे क्या सर जरूरत पड़ी है मगर कि मैं। साहब ये बात तो देखिए गलत है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपको हर दिन आपका दिल चाहता है कि आपका आने वाला दिन आपसे उससे बेहतर हो, आप चीज़ों को इम्प्रूव करें, आप सहूलियात देखें, की तरफ जाएं, तो जब आप अपने आप को जब मारना नहीं शुरू नहीं कर दें। नहीं नहीं, अपने आप को मारने की बात नहीं है सुहेल साहब। जब आप हेल्थ कॉन्शियस हो ना, आप अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले इंसान हो, और आपको पता है कि सेहत का बराह रास्त ताल्लुक आपके दिमाग से है और आपकी डिप्रेशन और टेंशन लेवल से है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तो आपने फिर बहुत लेस कैलोरीज वाली चीज़ें खानी है। आपने फिर वेजिटेबल ओरिएंटेड चीज़ें खानी है। आपने कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल की चीज़ें नहीं खानी, प्रोटीन रिच, मतलब आपने अपनी यानी खुराक को गुर्बत अपनी का सही। नाम शुक्रिया बाबर साहब, गुर्बत का नाम हाँ, शुक्रिया। गुर्बत का नाम शुक्रिया। आप देखें, आप कहीं आप पराठे खाना छोड़ देना। आप क्या जरूरत है अच्छा पराठे बाबर खाने साहब, की? जो इनकम है उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए, प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए? बच्चों की तालीम रखनी चाहिए, रिक्रिएशन रखनी चाहिए, बीवी की खुशी रखनी चाहिए, माँ बाप या बहन भाइयों को देना चाहिए, दौलत को किस तरह से डिवाइड करें जो अगर जो इनकम आ रही है, खासतौर पे सैलरीड लोग जो हैं? देखें, जो सैलरी पर्सन लोग हैं वो अपनी तनख्वाह के अंदर से ना, मसलन एक बंदे की 70,000 पे है, मैं एक मिसाल देता हूँ। 70,000 में से वो 10,000 सेविंग जरूर करे मुस्तकबिल के लिए। 60,000 को वो उसमें गाड़ी का पेट्रोल, रेंट का घर है अगर, तो मिला मिलू के 20-30 हज़ार रुपया रेंट का, गाड़ी का पेट्रोल। बाकी आप अपने बच्चों पे खर्च करें, उनकी सेहत पे खर्च करें, उनको अच्छा दूध दें, दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी खुराक अच्छी हो। आप खुद ना दूध पिए, एज अ बाप आप दूध ना पिए, एज अ माँ आप दूध ना पिए। 120 रुपया किलो है दूध, ठीक है? बस आपने दूध पी लिया जितना पीना था जिंदगी में यार। अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप अपने बच्चों को दें दूध। अच्छा बाबर साहब, जिसने जिसने जिंदगी में बचपन में भी महरूमी देखी है, जब ऊपर आया को पैसे मिलने शुरू हुए तो वो बच्चों पे लगाना शुरू कर दे, यानी उसके लिए महरूमी महरूमी है। हाँ, इस आप आदी हो जाते हैं सुहेल साहब, इस महरूमी में रहने के आदी हो जाते हैं। महरूमी से मतलब ये तो आपके अपने टॉलरेंस लेवल पे मुनसर है ना, कि आप किस हद तक चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। मसलन मेरे पास एक गाड़ी है जो 23 साल से मैं चला रहा हूँ। वो सुजुकी मेरान गाड़ी है, 23 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है? मेरे दिल में तो कभी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि यार मैं इसको बेच के होंडा गाड़ी खरीद के पीछे भागने लग जाऊँ, मैं खाम खा भागूँ उसके पीछे। बात समझ रहे हैं ना? मैं इसका आदी हुआ जी हूँ। जी। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है कि यार मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो आगे पीछे हर गाड़ी जो है वो होंडा है, टोयोटा है, जो मेरे पास मेरान क्यों है? ठीक है ना? बस ये आपका अपना, अपने ऊपर, हर बंदे का अपने ऊपर मुनसर है कि वो खुशी किस चीज में ढूंढता है। खुशियां जो है, खुशियों की हर तारीफ अलग है, खुशियों का मेयार अलग है। खुशियां हर बंदे के अपने मुकद्दर की बात है कि वो किस तरह ढूंढता है। एक बंदा है वो 30 लाख की गाड़ी में जाके मैकडोनल्ड के अंदर जाके बर्गर खाता है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये का बर्गर खाता है, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमता फिरता है, फिर वो जाके तहजीब बेकरी से आइसक्रीम खाता है। ये एक दिन में उसने और उसकी फैमिली ने 5,000 रुपया खर्च कर दिया है सिर्फ शुगर के लिए, इसको वो खुशी कहेंगे। लेकिन एक दूसरा बंदा है वो गांव के अंदर लेटा हुआ है गन्ने के खेतों के अंदर, आराम से किसी दरख्त के नीचे। जब उसको गर्मी लग रही है वो ट्यूबवेल के पानी से ठंडा ठंडा नहाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, खुश वो भी है। अगर आप उससे पूछो वो तो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होगा। उसके दिल में ठीक है। खुश तो वो भी है। खुश तो वो बंदा भी है जो गांव के अंदर गन्ने के खेतों में ट्यूबवेल से नहा रहा है और बड़े मजे से नहा रहा है वो। ठीक है ना? वो सारा दिन ट्यूबवेल के ठंडे पानी में नहाता रहे, उसको गर्मी नहीं लगेगी। दूसरा बंदा अपने ठीक है बाबर लिए। साहब, बहुत शुक्रिया। आज हाँ। हमने बड़ा बड़ा एंजॉय किया आपसे बात करके। कुछ लोगों ने एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री किया, पर यह है कि नहीं, अच्छी इट्स रौनक लगी, नेचुरल। सबने नहीं सुनी नहीं, आपकी बात। इट्स देखिए, मैं आपको एक सोहेल साहब क्लियर कट बात बता दूं। टू बी डिसएग्री इज 100% नेचुरल। ठीक है? अगर कोई बंदा जी। आपसे डिसएग्री हो रहा है तो आपने कभी इस चीज को माइंड नहीं करना, कभी इस चीज ये को भी अपनी। खुशी का राज है एक, है? हाँ, ये भी खुश रहने का राज है। मतलब मैंने अभी यहाँ पे इतनी चमकती दमकती अपनी टिंड के साथ और चमकती दमकते फेस के साथ, खुशी वाले फेस के साथ, मैंने नहीं आपको बताया कि अंदर से मैं कितना गमगीन हूँ। ठीक है ना? मैंने नहीं ठीक है। अपने, मैं अगर अपने गम बताने यहाँ लग जाऊं, मैं अगर अपने गम बताने लग जाऊं यहाँ पे, तो ये 500 बंदा जो मुझे देख रहे हैं इसमें से 300 बंदा हो सकता है रोने लग जाए।
लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके, अपने ऊपर सोच के, अपने मसाइल का हल निकाला, अपनी खुशियों का मयार तब्दील किया, अपनी खुशियों के बारे में मैंने सोचा, उन पे फ़ोकस किया। और क्योंकि खुश रहना एक आर्ट है और ये आर्ट आपने सीखना है। थैंक यू वेरी मच बहुत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, अल्लाह